वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन अपने आप पे एक किसी संगठन का संचालन ही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। तो बहुत ही छोटा विषय है, सरल विषय है, लेकिन हम जब संगठन के सिद्धांतों को जब पढ़ रहे हैं तो हमको संगठन क्या है, संगठन की अवधारणा क्या है, संगठन का महत्व क्या है, इसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे एक शरीर का अपना एक ढांचा होता है, किसी भी प्रकार की कोई बॉडी, शरीर, उसका संरचनात्मक ढांचा, इसको हम संगठन कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी संगठन में या किसी निकाय में या किसी बॉडी में अगर फंक्शनिंग नहीं है, कार्यात्मक नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, गतिशीलता नहीं है, तब उसको हम मृत संगठन कहते हैं। हम यहाँ जिस संगठन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रशासन का जो संगठन है उसके दो हम हिस्से मान सकते हैं, उसके दो भाग मान सकते हैं। पहला, प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा, प्रशासन का संरचनात्मक स्ट्रक्चर, यानी कि एक चार्ट की तरह से इसको आप मान लीजिए। दूसरा, फंक्शनिंग, जैसे संगठन के सिद्धांत, उसमें नियम, कानून, प्रक्रिया, उद्देश्य, उसकी अपनी कार्य करने की शैली। तो इसी इसी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो संगठन शब्द का हिंदी अर्थ सबसे पहले हम जान लें। संगठन बना है सम धन गठन से। सम का मतलब अच्छा, गठन यानी निर्माण, अच्छे ढंग से कार्य करना। सम गठन का मतलब है अच्छे ढंग से कार्य करना। संगठन में तीन चीज मुख्य रूप से होती हैं। इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति सहयोग की भावना होती है, व्यक्तियों का समूह होता है। मैं अब आपको परिभाषा बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बता दूँ आपको। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम कहते हैं टू ऑर्गेनाइज। संगठन की जो डेफिनेशन है वो शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ आपको। टू ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइजेशन किससे बना है? टू ऑर्गेनाइज से। यानी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आप इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए, किताबों को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आप अपने टाइम टेबल वगैरह वगैरह, उसको सबको आप ऑर्गेनाइज करके चलिए, लाइफ को भी ऑर्गेनाइज करके चलिए। तो ऑर्गेनाइज का हिंदी अर्थ है व्यवस्थित करना, किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध कर देना, सुव्यवस्थित कर देना। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्सफोर्ड के अनुसार हिंदी अर्थ हुआ। अब मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो आपको कुछ संगठन की परिभाषा में कुछ टर्मोलॉजी को आप याद कीजिएगा, उससे आपको परिभाषा याद करने में आसानी होगी। जैसे निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य शब्द का यहाँ प्रयोग होगा। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय समूह द्वारा समन्वित प्रयास। कितने शब्द हो गए यहाँ पे? उद्देश्य, मानवीय समूह, समन्वित प्रयास। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय समूह द्वारा समन्वित प्रयास करना। आगे इसमें देखिए, मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। मानव प्लस भौतिक संसाधन प्लस पूंजी प्लस मशीन। हम संगठन को किस रूप में देखें? हम संगठन को देखते हैं इसमें मानवीय, इसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है, मैन पावर होती है, भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे एक संगठन का भवन होता है, कुर्सी, टेबल, वहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, फाइलों की व्यवस्था, कागज़ों की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था, और कंप्यूटर की व्यवस्था, टाइपिस्ट की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, फोटोकॉपी मशीन की आवश्यकता। कितनी प्रकार की वहाँ भौतिक संसाधन वहाँ पे होते हैं, तभी तो संगठन कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएगा। इसके अलावा पूंजी यानी कि फाइनेंस का होना संगठन में बहुत ज़रूरी है, और मशीन इत्यादि इत्यादि। इन चार चीज़ों को, मानव, भौतिक संसाधन, पूंजी और मशीन को, हम दो चीज़ों में, दो जगह बांट के देखें तो मानवीय और भौतिक संसाधन, इन सब का मिश्रण, मिश्रण भी कैसा? टू ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित तरीके से इन सभी का प्रयोग करना, ये संगठन के मुख्य मुख्य भाग हैं। तो मैंने बताया था आपको, संगठन को हम दो रूपों में देखते हैं, एक ढांचे के रूप में, प्रक्रिया के रूप में। तब दोनों को मिला देंगे तो एक प्रक्रिया, संगठन संगठन स्थापित हो जाएगा। इसकी परिभाषाओं में अगर अपन देखें, इसकी परिभाषा,
संगठन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना जाता है कि संगठन एक ढांचे के रूप में और प्रक्रिया के रूप में, दोनों ही रूपों में विद्यमान रहता है। अब संगठन के तत्वों पर चर्चा करें। इसकी परिभाषाओं को पहले देख लेते हैं एक बार। ये परिभाषा देखिए आप। 3 मुख्य रूप से परिभाषा हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मूने ने क्या कहा था, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन है। हर्बर्ट साइमन ने कहा था, योजनाबद्ध व सामूहिक प्रयास जिसमें व्यक्ति का एक निश्चित कार्यक्रम होता है, कर्तव्य की भावना होती है। यह हर्बर्ट साइमन ने इसकी संगठन की परिभाषा दी। प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने कहा कि निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कार्यों व उत्तरदायित्वों का विभाजन ही संगठन है। ये परिभाषा कंप्लीट हो गई आपकी। अब संगठन के तत्व देखिए, मतलब संगठन को अपन किस किस रूप में बांट सकते हैं, इसके हिस्सों को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे कार्य का विभाजन, ये सिद्धांत जो है अपन ने खूब पढ़ा है क्लासिकल थ्योरी में। उद्देश्य, संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है। समन्वय, संगठन के अंदर प्रक्रियाओं, मानवीय संसाधनों, क्रियाओं, उद्देश्यों, गतिविधियों, वित्तीय संसाधनों सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। ये इसकी एक मुख्य तत्व है। संचार, कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो लिखित में हो, मौखिक हो, अमौखिक हो, लेकिन संचार, संगठन के अंदर संचार बहुत आवश्यक है। और एक तीसरा अगला है अधिकार व दायित्व का ढांचा। किसी भी संगठन में अधिकार और दायित्व अवश्य होंगे। वो उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों के बीच में अधिकार और दायित्वों को विभाजित किया जाता है। संगठन की विशेषताओं को देखें तो संगठन की सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। मानवीय भौतिक संसाधनों में समन्वय होता है। इसमें प्रक्रिया होती है। संगठन साधन है, साध्य नहीं। संगठन निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या है, साधन है। संगठन अपने आप में साध्य नहीं है। संगठन तो किस लिए बनाया गया है, ताकि हम किसी अन्य निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का इस्तेमाल कर सके साधन के रूप में। कर्तव्य व अधिकारों को संगठन के अंदर परिभाषित किया जाता है। ये संचार जंजाल है, मतलब संचार का जंजाल है। इसमें कम्युनिकेशन, संगठन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक एक गतिविधि है। अब जो मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में प्रश्न नॉर्मली आता रहता है, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 तरह के संगठन हम देखें। अभी जिस संगठन का हम चर्चा कर रहे थे, ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है, और ये विधिक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसको हम औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष और संगठन का सामने आता है, वो है अनौपचारिक संगठन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप कहीं पर सरकारी ड्यूटी करते हैं, या आप एक औपचारिक संगठन में, फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं, तो वो आपका 1000-2000 कर्मचारियों का, श्रमिकों का अपना एक संगठन है। लेकिन उसी संगठन के अंदर रहते हुए आपके कुछ दोस्त बनते हैं, आपके वहाँ ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, जहाँ से राजनीति भी कई बार शुरू होती है, जैसे शिक्षक संगठन वगैरह वगैरह। आपके 4-5 अगर दोस्तों का कोई ग्रुप है और वो कोई विशेष कार्य को करके, कोई योजना बना के अपने काम करता है, तो उसको भी हम लोग संगठन कहेंगे। लेकिन वो संगठन कानूनी संगठन नहीं है, वो अनौपचारिक संगठन है, वो औपचारिक संगठन नहीं है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप समझ में आएगा आपको दोनों में क्या अंतर है। औपचारिक संगठन उच्च सत्ता द्वारा विधिवत रूप से स्थापित, कानून से, संविधान से, आदेश से, लिखित में इसको लेजिटिमेट किया जाता है। इसकी अपनी एक संरचना होती है, सब नियम कायदों से बंधा हुआ इसको स्थापित किया जाता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, ये स्वतः विकसित हो जाता है। कहीं भी विकसित हो सकता है। विद्यार्थियों में हो सकता है, शिक्षकों में हो सकता है, अफसरों में हो सकता है, नेताओं में हो सकता है। छोटे छोटे निजी ग्रुप वहाँ बन सकते हैं जो अपने हितों की रक्षा करते हैं। दूसरा, निश्चित नियमों से संचालित औपचारिक संगठन निश्चित नियमों से संचालित होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में कोई नियम नहीं होता। तीसरा, वैयक्तिक भावनाओं से शून्य। औपचारिक संगठन में कानून, नियम इसकी प्रमुखता होती है, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे निजी जो संगठन बनते हैं, वहाँ पर निजी भावनाएं, नियम बिल्कुल नहीं होते हैं वहाँ निजता, निजी भावनाएं, इस तरह की बातें वहाँ पर प्रायोरिटी पे होती हैं। चौथा, अधिक कठोर जटिल। और निश्चित रूप से बहुत विस्तृत होता है औपचारिक संगठन, तो बहुत जटिल होता है और कठोर होता है, क्योंकि सब कुछ लिखित, विधिक
और नियमों से आबद्ध होता है। लेकिन जो जो अनौपचारिक संगठन है वो वैयक्तिक भावनाओं से संचालित होता है, लचीला होता है। औपचारिक संगठन लिखित होता है, अनौपचारिक संगठन लिखित विधान रहित होता है। ये लिखित भी नहीं होता और विधि रहित होता है। औपचारिक संगठन श्रम विभाजन, पद सोपान, क्षमता, आदेश की एकता, इन सब सिद्धांतों से बंधा हुआ रहता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में कोई श्रम विभाजन, पद सोपान, हायरार्की, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, ये सब बातें देखने को नहीं मिलती हैं। 7वां पॉइंट, रेखा चित्रों नक्शों में अभिव्यक्त किए जाने वाले, मतलब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, औपचारिक संगठन को हम लोग लिखित में स्पष्ट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, उसको हम किसी भी रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन को हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, ये बड़ा छुपा हुआ होता है, ये गोपनीय होता है। तो इस प्रकार से आप औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर कर सके, और संगठन को पढ़ना बहुत आवश्यकता है ताकि हम आने वाले जो सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो समझना बड़ा आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।